हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं आज हमारी नेक्स्ट यूनिट को, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड, राइट। बिकॉज हम फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट हुए थे। हमने फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था कि भाई क्या क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, कौन कौन से सोर्सेज है वो डिस्कस किए थे। देन उनकी ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट को, और ये देखा जाता है कि बैलेंस है या नहीं है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हम डिस्कस किया था, ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसी के साथ साथ ये भी चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट जैसे हमने यूनिट नंबर जो ब्लॉक नंबर 1 में किया था। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंडियन फॉरेन ट्रेड होता क्या। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है मैं उसको रिवाइज करती हूँ। तो स्टार्ट करें। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेड। देखो, ट्रेड 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 क्या होता है। जब भी हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बाइंग, या फिर मैं कहूँ कि मैंने क्या किया है, कोई भी सामान को क्या किया है, सेल किया। क्या चीज सेल करेंगे, या तो मैं क्या करूं, किसी भी गुड्स को सेल कर दूं, या मैं किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हूं। यस एवरीवन, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, उसे हम ट्रेड कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मार्केट में हैं, मेरे को कोई सामान खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को क्या करना है, इनकम टैक्स की बुक खरीदनी है, या फिर मैं कहूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बुक खरीदनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक खरीदनी है। मैं कस्टमर हूँ, मेरी जो वांट है, मेरी जो डिजायर है, मैं उसको कंप्लीट करनी, मेरी जो डिमांड को आप कौन कंप्लीट करेंगे, शॉपकीपर कंप्लीट करेंगे। तो दुकानदार ने मेरे को सामान बेचा और मैंने उनको पेमेंट करी, तो एक्सचेंज हो रहा है। या तो आप किसी गुड्स, आपने सामान लिया तो गुड्स के एक्सचेंज हुआ और उसके बदले मैंने उसको पैसे दिए। अगर मैं कोई सर्विस ले रही हूँ, मेरे को क्या करना था, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ मुझे जाना है, तो मैंने बस की सर्विस ली है तो मैंने उनको पेमेंट की। तो ट्रेड का मतलब होता है जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ आता है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैटर ये करता है कि भाई एक्सचेंज जो है ना, आप कैसे कर रहे हैं, विद इन अ कंट्री कर रहे हैं, विद इन अ कंट्री कर रहे हैं, या फिर बिटवीन अ कंट्री कर रहे हैं, बिटवीन द कंट्री। विद इन अ कंट्री का मतलब क्या है कि आप इंडिया के अंदर ही क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चंडीगढ़ से मैं दिल्ली क्या कर रही हूँ, सामान को सेल कर रही हूँ, तो ये विद इन इंडिया हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे हम इंटरनल ट्रेड भी कह देते हैं, इंटरनल ट्रेड भी कह देते हैं। अच्छा, जब मैं क्या कर रही हूँ, इंडिया से ट्रेड करने के, किसके साथ कर रही हूँ मैं, मान लीजिए यूएसए से कर रही हूँ, कनाडा से कर रही हूँ, किसी भी एक्स वाई जेड दूसरी कंट्री जो है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे। मींस की ट्रेड तो हो रहा है बट हमारी कंट्री के बाहर हो रहा है, या फिर हम इसे कहेंगे फॉरेन ट्रेड कहेंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट तुम्हें, कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग करना गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर आप विद इन अ कंट्री कर रहे हैं तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे, अगर आप आउटसाइड कंट्री कर रहे हैं तो उसे हम एक्सटर्नल या फिर फॉरेन ट्रेड कहेंगे। फॉरेन का मतलब कि आप जब क्या करते हो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उसे हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे। अब यहाँ पे इंडिया आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की हिस्ट्री जाननी है, और एट प्रेजेंट करंट सिचुएशन क्या है इंडिया की, कितना ज्यादा वो एक्सपोर्ट कर रही है, कितना ज्यादा इंपोर्ट कर रही है। अच्छा, जब आप विद इन इंडिया किसी भी सामान को खरीदते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पर तो वही टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, भाई बाइंग एंड सेलिंग किया है। बट जैसे ही आप कंट्री की बॉर्डर को क्रॉस कर देते हो, कस्टम को क्रॉस कर देते हो, तो वहां पे ये बोला जाता है कि भाई आपने क्या किया है, या तो एक्सपोर्ट किया है, या फिर आपने क्या किया है, या फिर आपने इंपोर्ट किया है। मैं इंडिया को कंसीडर कर रही हूँ कि भाई जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, ठीक है। अगर इंडिया क्या कर रहा है, सामान को सेल कर रहा है, अगर सामान को सेल कर रहा है, दैट मीन्स इंडिया सामान को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हम एक्सपोर्ट कहेंगे। अगर इंडिया सामान को मंगवा रहा है किसी कंट्री से, तो इसे हम इंपोर्ट कहेंगे, जिसे हम कहेंगे बाइंग, बाय करा है हमने। सेल करेंगे तो ऑब्वियस है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पैसे आएंगे, और फॉरेन करेंसी का पैसा हमारे पास आएगा, तो इसे हम कहते हैं फॉरेन, फॉरेन नहीं, फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है, और रिजर्व तो आरबीआई करेगी, सॉरी, फॉरेन आपके पास करेंसी आएगी। ठीक है, अगर आप क्या कर रही हैं, किसी सामान को दूसरी कंट्री से बाय कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपका जो फॉरेन करेंसी है वो क्या हो जाएगी, फॉरेन करेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में
आ रहा है समझ में? जब आप किसी कंट्री को सामान बेचते हो तो क्या होगा, पैसों का इनफ्लो होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, राइट? अच्छा, इनफ्लो दैट मीन्स पैसा आपकी पॉकेट में आ रहा है, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे, फॉरेन करेंसी की पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर आउटफ्लो होने वाला है। और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, आपके बैंक से बैलेंस कम हो रहा है, डेबिट हो रहा है, माइनस हो रहा है। इतना समझ में आया बच्चे? यस एवरीवन, यही चीजें हम इसमें डिस्कस करने हैं। क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इट्स अ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहीं से आए हैं, बहुत बार आए हैं, तो चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्या लिखना है आपकी, भाई फॉरेन ट्रेड क्या होता है वो बताना है, बाइंग एंड सेलिंग करना। जो अभी तक देखो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था ना, पीछे स्लाइड पे एग्जांपल, वही आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में मैंने इसलिए समझाया क्योंकि थोड़ा सा आपकी कहते हैं ना रिदम बन जाए, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, जो अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉरेन ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन अ कंट्री। दो कंट्री है, एक इंडिया है, एक यूएसए है, उन दोनों के आपस में क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है। अगर आप सामान को बेच रहे हैं उसे एक्सपोर्ट कहेंगे, अगर आप सामान को खरीद रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। यस एवरीवन। अच्छा, कोई भी क्यों ऐसा करते हैं, सबसे पहली बात हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई चलो विद इन अ कंट्री हम क्यों कर रहे हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरा गाड़ी का काम, ठीक है, मैं मैकेनिक हूँ, ठीक है, कार मैकेनिक हूँ, या मैं कार को बिल्ड करने का काम करती हूँ, तो मेरे पास स्किल है कि मैं किस किस इक्विपमेंट को, किन किन गैजेट्स को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, मेरे पास वो स्किल है। पर मेरे पास कोई भी ऐसा गैजेट नहीं है, मेरे पास जो कार की बॉडी नहीं है, ठीक है, मेरे पास सीट नहीं है, मेरे पास गियर बक्सा नहीं है, मेरे पास जो आपके पास जो इंजन है, वो जो जितने भी टूल्स होते हैं XYZ, जितने भी स्पेयर पार्ट होते हैं, मेरे पास वो नहीं है। तो ऑब्वियस है ना, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जो भी क्या करते हैं, जो सीट होती है आपके गाड़ी की, वो अलग कहीं से मैं खरीदूंगी, ठीक है। अगर मेरे पास जो इंजन का जो मटेरियल है वो नहीं है तो मैं उसको खरीदूंगी। तो मेरे जितने भी स्पेयर पार्ट है ना, मैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन से खरीदूंगी, देन उसको मैं मेरी कार को बिल्ड कर दूंगी। यस, अगर मैं इसको विद इन अ कंट्री कर रही हूँ तो इंटरनल ट्रेड होगा। सेम इस तरीके से कोई भी कंट्री अपने आप में इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो सारा का सारा सामान अपने इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस कर दे। और हमारे इंडिया के अंदर ना बच्चे, जो मैं अगर आपको बताऊं, लेबर ज्यादा अवेलेबल होने के कारण और एग्रीकल्चर का क्लाइमेट हो हमारे फेवर में होने के कारण हम सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ ज्यादा रुझान करते हैं। क्योंकि हर एक कंट्री के पास ना एक एडवांटेज पॉइंट होता है, हम ये कह सकते हैं, है ना। जैसे कि हर बच्चा हर स्किल के अंदर मतलब एफिशिएंट वे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है तो कोई रीडिंग में अच्छा होता है, कोई आपके पास लर्निंग में अच्छा होता है, कोई आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा होता है। क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो इस तरीके से हर कंट्री में क्या होगी, अपनी अपनी एफिशिएंसी उनके पास होती है, और वो अपनी एफिशिएंसी को यूज करके अपनी जो कंट्री है उसके अंदर ग्रोथ करने की कोशिश करती है। सो यहाँ पे यही बातें लिखी गई है क्या, कि बिकॉज द नो वन कंट्री कैन बी प्रोड्यूस एवरीथिंग, हर एक कंट्री सब कुछ प्रोड्यूस करते ये पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर नेशन का जो ट्रेड है यहाँ पर एंट्री मारता है। दैट मीन्स व्हाट दे नीड एंड द सेल व्हाट दे कैन बी प्रोड्यूस द बेस्ट। आप जो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंडिया तो भाई एग्रीकल्चर में है, तो सारा का सारा सामान किस में प्रोड्यूस करेगी, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगी। फिर अगर पहले तो अपनी इंडिया की नीड को कंप्लीट करेगी फर्स्ट, अपनी खुद की, देन उसके बाद जो सरप्लस बचेगा वो सरप्लस क्या करने वाले हैं, हम फॉरेन कंट्री को बेच देंगे, सेल कर देंगे, जिसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट कहेंगे। और एक्सपोर्ट करने से मेरे पास फॉरेन करेंसी आएगी, मेरे इंडिया के अंदर क्या होगा, पैसे आएंगे, फ्लो बढ़ेगा, फिर हम उन पैसों को अलग जगह पे यूज करेंगे। गॉट इट। सो व्हाई द फॉरेन ट्रेड इन द नीडेड, सबसे पहले हमारे पास जो रिसोर्सेज की जो कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। दे नीड द गुड दैट आर नॉट प्रोड्यूस एट अ होम, हम दूसरी कंट्री से वो सामान मंगाएंगे जो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, और वो सामान बेच देंगे जो हमारे पास ज्यादा होगा। ट्रेड के करने से क्या होगा, ग्लोबली अलग अलग कंट्री आपस में कनेक्टिविटी में आएगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, ऑब्वियस है, जैसे मैंने बोला कि मैं गाड़ी बनाने का काम करती हूँ, तो मेरी जो कनेक्टिविटी होगी उन सभी दुकानदारों से होगी जो मेरे को स्पेयर पार्ट देते हैं। तो ऑब्वियस है, जिन जिन कंट्री के साथ हम ट्रेडिंग कर दें तो वहां पर हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पर जरूरी है कि वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमें वो भी बहुत फॉलो करने पड़ेंगे, और ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि आपको पहले उनको समझना पड़ेगा, देन उसके बाद ट्रेड करना।
ओके। इंडियन फॉरेन ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फॉरेन ट्रेड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ग्रो करने के लिए हमें हेल्प करता है, राइट। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास इजिली आ जाता है। दूसरा, अगर देखो हमने किसी को सामान बेचा है, देखो यहाँ पर मैंने किसी को सामान बेचा है, पैसे आए, फॉरेन करेंसी मेरे पास आई, कहते हैं अच्छा, अगर सेम उसी कंट्री से मैंने एक सामान मंगवाया होगा तो मुझे वो करेंसी चाहिए होगी ना पेमेंट करने के लिए, कहते हैं हाँ, तो ये करेंसी फिर मैं क्या करूंगी, पेमेंट करने के लिए यूज करूंगी। डेफिनेटली एक बहुत रोल अदा करता है जीडीपी के अंदर। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस कि आपकी ऑन एवरेज जो आपके बारे में बात की जा रही है, पूरे साल के अंदर आपने कितना प्रोडक्शन किया है और उस प्रोडक्शन में से कितना आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और कितना आप सेल्फ के लिए यूज करते हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा फॉरेन करेंसी अपने पास आएगी, और जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी उतना ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा। ओके ओके, चलो जी, ये आप पढ़ सकते हैं 1991 के थ्रू। आपके 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, जिसके अंदर वहां से थोड़ा सा थोड़ा नहीं, मैं कहूंगी बहुत ज्यादा चेंज आया था, जहां पर हमने फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। बिकॉज क्योंकि वहां पे एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, और एलपीजी का मतलब होता है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। गॉट इट। चलो, तो अब इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं कि भाई फॉरेन ट्रेड के इंपॉर्टेंस क्या है। एक एग्जांपल देती हूं जिसके थ्रू आप सभी कॉन्सेप्ट को लिंक कर पाएंगे। अब मैंने आपको बोला कि भाई हमारे पास ना लेबर ऐसी है, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है। कहते ठीक है, इस लेबर का मैंने यूज किया, और यूज करने के बाद मैंने क्या किया, मेरी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन किया। कहते हाँ जी, ठीक है, वो प्रोडक्शन, अब मैंने लेबर को यूज किया तो ऑब्वियस है मैंने इनको क्या प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, मैंने इनको जॉब प्रोवाइड किया। कहते हैं हाँ जी, ये अलग एस्पेक्ट हो गया। चलो जी, ठीक है, अब मैंने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद मैं इसको क्या करने जाऊंगी, सेल करने जाऊंगी, और सेल ऑब्वियस है पहले तो मैं अपनी ही कंट्री की नीड को फुलफिल करूंगी, इंडिया की नीड को फुलफिल करूंगी, और अगर मेरे पास सरप्लस बच जाता है तो मैं उसको क्या करने वाली हूँ, दूसरी कंट्री के अंदर भेज दूंगी, मतलब सेल कर दूंगी। दैट मीन्स मैं एक्सपोर्ट करूंगी। क्या ये प्रोसेस आई समझ में? सबसे पहला फायदा क्या हुआ, फायदा देखो, मैंने जॉब प्रोवाइड की। दूसरा, प्रोडक्शन मैंने खुद इंडिया के अंदर ही किया, तो क्या होगा, स्किल, एम्प्लॉयमेंट की स्किल हो गई है, ठीक है। अपना जो जीडीपी है वो क्या हो गया, वो भी मैंने एनहांस किया। कहते हैं हाँ जी, मैंने सेल किया तो कहीं ना कहीं आपका रिवेन्यू जनरेट हुआ बच्चे। कहते हैं हाँ जी, जो सामान बेचेगा और इसका रिवेन्यू तो जनरेट होता है, इनकम जनरेट होगी। कहते हैं हाँ, अब इस इनकम किसकी जनरेट हुई है, पर्सन की जनरेट हुई है जिसने प्रोड्यूस किया। हाँ जी, अब इसकी इनकम के कारण गवर्नमेंट इसकी इनकम के ऊपर क्या क्या लेगी, गवर्नमेंट इसकी इनकम के ऊपर टैक्स लेगी। कहते हैं हाँ जी, अब ये टैक्स क्या हो गया, गवर्नमेंट का रिवेन्यू हो गया, तो यहाँ पे फायदा गवर्नमेंट का भी हो गया। समझ पा रहे हैं? कहते हैं हाँ जी, अब ये गवर्नमेंट कितनी तरह के इनकम के ऊपर टैक्स लेगी, इसने जो प्रोडक्शन किया है इसको सेल करेगा तो ये जीएसटी भी इससे चार्ज करेगी। जिस फैक्ट्री को इसने सेटअप कर रखा है, जो कंपनी ने इसको सेटअप कर रखा है, जो भी इसने कंपनी बनाई हुई है, तो कॉर्पोरेट टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट हो गया, इसका तो हो ही गया। चलो जी, अब यहाँ पर इंडिया की नीड को फुलफिल कर रहा है। पहली बात तो ये बहुत बढ़िया कि ये जो इंडिया के जो कस्टमर है ना, ये बाहर की तरफ मूव नहीं करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर कमी है तो चलो बाहर से सामान मंगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, विद इन ट्रेड करने के कारण आपकी जो आप अपनी सेल्फ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सपोर्ट किया है तो ऑब्वियस है आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि भाई फॉरेन कंट्री को, ये मान लीजिए सारी की सारी फॉरेन कंट्री है, ये फॉरेन कंट्री है, इनको ये बताना चाह रहे हो कि अगर तुम्हें आगे भी जरूरत पड़े एग्रीकल्चर का सामान, ठीक है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, तो इंडिया के साथ क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपने अपनी एक इमेज बिल्ड करी। अगर आपने एक्सपोर्ट किया बढ़िया क्वालिटी का सामान, तो आप क्या दिखा रहे हैं कि बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड करना, दैट मीन्स एक रिलायबिलिटी दिखा रहे हैं कि जैसा बताया था वैसा ही आपको मिल रहा है सामान। कहते हैं हाँ जी। और दूसरा, विद रिस्पेक्ट ये आपको क्या करेगी, भाई साहब ये पेमेंट करेगी, और पेमेंट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी। फॉरेन करेंसी आने से हमें हेल्प होगी किस चीज की, कि इन केस मुझे कोई अदर सामान मंगवाना हो, मुझे कोई रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंने लेबर को यूज किया, लेबर क्या कर रहे हैं, मशीन को यूज कर रहे हैं, और ये मशीन मेरे को क्या करनी थी, मैंने फॉरेन से मंगवाई। अब ये फॉरेन से मंगवाई है तो ऑब्वियस है मेरे को इस मशीन की पेमेंट करनी पड़ेगी। यस एवरीवन, खरीदी है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, और फॉरेन से खरीदी है तो फॉरेन करेंसी चाहिए मुझे, और फॉरेन करेंसी
यहाँ से आएगी। तो रॉ मटेरियल जो भी मेरे को फॉरेन से मंगवाना होगा तो ट्रेड करने से मुझे वो भी हेल्प हो जाएगा। यस, तो देखो कितने फायदे हो रहे हैं। ये स्टोरी है ना, आप इसे एज इट इज याद कर सकते हो कि भाई लेबर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, एंड मेन बात, जो भी कंट्री जिस भी चीज में एफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है, सॉरी एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंट प्लस में सफिशिएंट दोनों आ जाएगा, है ना। जिस भी चीज की किसी भी कंट्री के पास ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी है, उसका बेटर यूज वो कर पा रही है। यस एवरीवन, यस। अब मैंने बोला कि कोई बच्चा, जैसे मेरी क्लास के अंदर काफी सारे बच्चे क्या है ड्राइंग के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, वैसे मतलब मेरी ऐसे खड़े खड़े कि उन्होंने एक दिन फोटो बना दी थी, फ्रेम जो होता है, मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी। इट्स अ ब्रिलियंट, कि जरूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ाई के अंदर ही आ गए, उनके अंदर और भी स्किल हो सकती है, उस स्किल का यूज करके वो अपना अपना करियर बना सकते हैं। यस, तो यहाँ पर यही बात की गई है कि इंडिया के पास लेबर थी, तो इस लेबर का उसने बेटर यूज किया, जिसके कारण वो अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहा है और सरप्लस दूसरे देश में भेज रहा है। ये सारे के सारे फायदे हैं। अब ये जो स्टोरी समझाई है ना, ये सारे पॉइंट है। ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज का यूज कर पा रहे हो, जो आपके पास ज्यादा, उनका यूज करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस एवरीवन, लार्ज स्केल ऑफ द प्रोडक्शन करेंगे, हाँ ये भी हम बता सकते हैं। अब मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने देखा कि हाँ जी, मैं पहले क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्शन कर रही थी, मेरी कॉस्ट क्या आ रही थी। मान लीजिए मैंने कहा मैं एक रूम के अंदर मैंने एक 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया, और उस रूम का रेंट जो था ना, वो कितना था, उस रूम का रेंट था मान लीजिए 50,000 रुपए। कहते हैं अच्छा, तो अगर मैंने कहा मेरे पूरे रूम का खर्चा 50,000 था, और उस रूम के खर्चे के अंदर मैंने उस रूम के अंदर कितनी यूनिट को प्रोड्यूस किया, 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया। अगर मैं एक यूनिट की कॉस्ट को पूछूं कि भाई एक यूनिट का खर्चा कितना हो गया, तो क्या करूंगी, मैं इसको डिवाइड करूंगी ना। जैसे आपको बोला जाता है कि आप 4 कॉपी लेके आए, 100 रुपए की लेके आए, तो एक कॉपी कितने की हुई, तो आप 100 रुपए को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। ऊपर लागत नीचे क्वांटिटी, ऊपर लागत नीचे क्वांटिटी। मैंने इसे जैसे डिवाइड किया, बोला कि भाई 5 रुपए पर यूनिट के ऊपर खर्चा है। फिर मैंने क्या किया, सेम एज इट इज, मेरा 50,000 रुपए खर्चा आ रहा है, और मैंने 1,00,000 यूनिट को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। अब बताओ भाई कितना खर्चा आ रहा है, कहते लो भाई 1,00,000 यूनिट को मैंने इससे डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैं इससे डिवाइड करूंगी, तो मेरा खर्चा पता है क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट होगी ना, वो पर यूनिट कॉस्ट आपकी गिरती चली जाएगी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, और सामान क्या होगा, सस्ता पड़ेगा। जितना ज्यादा सस्ता पड़ेगा, उतने ज्यादा कस्टमर क्या होंगे, दो बाहर वाली जो कंट्री है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अवेलेबल ऑफ द एसेंशियल इनपुट्स, अगर आपको जो भी एसेंशियल इनपुट्स है वो क्या करने पड़ेंगे, बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, जो भी एसेंशियल इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, या जैसे मशीन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फिर उस सामान को बनाकर भैया भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मोनोपोली को रिड्यूस किया। मोनोपोली पावर जो होती है, मोनोपोली का मतलब होता है कि किसी एक या फिर स्पेसिफिक लोगों के हाथ में ही पावर होना। जैसे हमारे यहाँ पर अगर मैं बताऊं ना, मेरे को जब भी किसी भी बुक की रिक्वायरमेंट होती है ना, मेरे आसपास अगर बुक ना मिले ना, हमारे यहाँ पर ना एक शॉपकीपर, आई थिंक वो गुलाटी या पता नहीं श्री श्याम है, ऐसा कुछ नाम है, उसके पास सभी 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 बुक मिल जाएगी। चाहे आप कंपटीशन के लिए कोई भी, आप मास्टर डिग्री की, बैचलर की, या फिर पीजी की, व्हाटएवर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी। अगर मैं कहूंगी उस जैसा, मान लीजिए मैं ही मार्केट में उस जैसी कंपटीटर आ जाऊं, मैंने कहा कि मेरे पास भी सारी बुक मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी तरीके की लेना चाहते हो, कितनी भी क्वांटिटी लेना चाहते हो, क्या उसने, क्योंकि मोनोपोली आने के कारण पता क्या होता है, एक सेलर होता है, काफी सारे बायर होते हैं, तो एक सेलर क्या सोचेगा कि मेरे पास ही सब कुछ है, मैं ऐसे करता हूँ, ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेता हूँ। तो जैसे ही दूसरा कंपटीटर आएगा, तो क्या होगा, उसकी जो जो माइंड में टेंशन थी ना, टेंशन बढ़नी शुरू हो जाएगी कि भाई अब क्या होगा, कि अब तो क्या हो रहा है कि सामने वाला भी बढ़िया सामान बेच रहा है, मेरे जैसा ही बेच रहा है, तो मुझे प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो कंपटीशन को इन्होंने रिड्यूस किया, बेटर कंपटीशन किया, ना कि मैं कहूं कि बिल्कुल खत्म किया। ओके, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कंज्यूमर के पास एक प्रोडक्टिविटी, एक कमोडिटी को लेने के लिए, और वो तब होगी जब आपके पास काफी सारी कंट्रीज अवेलेबल होगी चीजों को करने के लिए। जैसे कि ऑटोमोबाइल के अंदर एग्जांपल है, एम्बेसडर्स पहले वन थी गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तो हुंडई आ गया, टोयोटा आ गया, होंडा आ गया, किया आ गया, टाटा आ गया, महिंद्रा आ गया, बहुत सारी जिन्होंने कंपीट किया, जिसके कारण मोस्ट ऑफ गाड़ीज का प्राइस आपको मिलेगा जो नॉर्मल जो लोग खरीदते हैं 10 से 15 लाख के बीच में। यस, आउटलेट फॉर द सरप्लस प्रोडक्शन, आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपके पास सरप्लस है, आपने डोमेस्टिक डिमांड अगर कम है आपकी, तो जो इंडस्ट्री क्या करेगी, सब लॉस को सफर करेगी। तो दिमाग में आया कि भाई सफर नहीं करना, तुम इसको क्या कर दो, भाई एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट मार्केट में क्या कर दो, किसी दूसरी मार्केट में सामान को भेज दो। ठीक है,
समझ में आया? नेक्स्ट जाता है आपके पास अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। क्या आपने फॉरेन एक्सचेंज को अर्न किया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द फॉरेन ट्रेड कि आपके पास फॉरेन करेंसी आपके पास आ रही है। ओके, नेक्स्ट जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द जॉब क्रिएशन। बताया था मैंने कि आप साथ साथ जॉब भी क्रिएट कर रहे हो और आपकी जीडीपी भी एनहांस कर रहे हो, डेफिनेटली। अच्छा जी, जनरेट द गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो मैंने बता ही दिया था। अच्छा, मैंने दूसरे टैक्स इंक्लूड कर देते, ये भी होता है जब भी आप किसी बॉर्डर को क्रॉस करते हो ना, तो आपके ऊपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिसे हम कस्टम टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, पोर्ट की फीस दी जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं ना कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो तो आपको एक फीस देनी पड़ती है। यस, जैसे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी बनवाओगे ना, तो आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है, सब जिसे हम सरकारी फीस कहते हैं। लाइसेंस बनवाते तो उसकी फीस होती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू जनरेट करते हो, अपना तो करते ही करते हो। हेल्प ड्यूरिंग द क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेटी। यस, दिस इज द, ये मैं बताना भूल गई, कोई बात नहीं। इसमें पता है क्या कह रहा है कि जैसे अगर आपके दूसरे देशों के साथ संबंध बनेगा ना, रिलेशनशिप क्रिएट होगा, तो ऑब्वियस है जिस भी देश के अंदर कोई भी मतलब क्राइसिस आएंगे तो ऑब्वियस है वो प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगी। तो इस केस में वो फॉरेन कंट्री क्या करेगी, आप लोगों की हेल्प कर देगी, क्योंकि आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जैसे कि अगर फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, साइक्लोन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या होगा, इन सभी के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने वैक्सीन मंगवाई थी, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मंगवाया था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। यस एवरीवन, यहां तक आया समझ में? ये पॉइंट, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको स्किप मत कर। चले, हाँ, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं इसको गो थ्रू करना है, क्योंकि इसमें सारा का सारा डाटा दिया हुआ है कि भाई पहले इंडिया के अंदर क्या था, अब इंडिया के अंदर क्या है, 1991 से पहले क्या था और 1991 के बाद क्या हुआ, क्योंकि यहां पर आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। दैट मीन्स आपका जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था, जिसके कारण इंडिया जो है अपनी कनेक्टिविटी, अपना रिलेशनशिप फॉरेन कंट्री के साथ करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, इंडियन शिफ्ट फ्रॉम अ क्लोज एंड द रेस्ट्रिक्टिव इकोनॉमी। क्लोज क्यों बोला गया, क्योंकि पहले ना 1991 से पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। अगर फॉरेन कंट्री क्या आ रही है, फॉरेन जो पर्सन है, इन्वेस्टर्स है, अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना जा रहे हैं ना, तो उनकी परसेंटेज फिक्स थी कि भाई इतना ही परसेंटेज क्या कर सकते हो, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कहते हैं अच्छा। दूसरा, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स थी कि तुम लोग केवल 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने साल तक ही हमारे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। कहते हैं अच्छा। तो इतने सारे, मतलब काफी सारी भी थी, मैंने आपको 2-3 बताई हैं। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस को देखते हुए ऑब्वियस है कोई नहीं करने वाला इतना ट्रेड। तो यहाँ पे बोला कि हमारी इकोनॉमिक के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड थी ना, कि भैया हम तो यही मानेंगे, इसने कहा कि भाई ये फ्लेक्सिबल कर दो, राइट, जिसके कारण वैल्यू ऑफ द ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड एंड कंपोजिशंस एंड डायरेक्शंस, सब कुछ हमने क्या कर दिया, लिबरलाइज। इन सब में चेंजेस आया था। ठीक है, कि भाई कितनी कितनी वैल्यू आप ट्रेड करने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी होने वाली है, क्या आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्या आप इंपोर्ट करेंगे, इनकी भी डायरेक्शन दे दी। विद वूम वी ट्रेड, किसके साथ हम डायरेक्शन करने वाले हैं, मतलब कि ट्रेड करने वाले हैं, वो भी। ओके, सो इन ये चारों पॉइंट्स के ऊपर ना ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, जरूरी है आप इनके मतलब कि स्पेसिफिक जो आपके जो नंबर होंगे ना, उनको जरूर याद करना, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओवरव्यू ग्रोथ कितनी हुई है इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड के अंदर, मैंने एग्जैक्ट नंबर लिखा है कि आपको इतना बड़ा डाटा दिया हुआ है, उनमें से आपको मैंने उठा के दिया कि आप इसको एज इट इज याद करें। एक्सपोर्ट में 17 टाइम इंक्रीज हुआ 1991 से लेकर 2022 तक के, और इंपोर्ट कितना एक्सीड किया है, इंक्रीज हुआ 19 टाइम। ओके, इंडिया की पोजीशन कितनी है, अगर मैं बात करूं तो WTO 2020 की रैंक जो उस टाइम हुई थी, तो इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट, ये क्या आपको याद है पहले भी आया हुआ है, सर्विस एक्सपोर्ट एंड सर्विस इंपोर्ट में, सर्विस में हम ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ट्रेड जीडीपी रेशियो क्या है, दैट मींस इंडिया ट्रेड टू द जीडीपी रेशियो शो हाउ ओपन द इकोनॉमिक इज, किस तरीके से ओपन इकोनॉमिक्स ने हमें हेल्प करी है। 2019 बिफोर द रिफॉर्म, इसकी 1991 से पहले 8 से 17% थी, बट बाद में क्या हो गई, 26% हुई, और 2011 में 56% सबसे पीक लेवल पे थी। ठीक है, पर 2012 से 21 के बीच में ये रेशियो क्या है, कम होती चली गई। वो काफी सारे रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है ट्रेंड इन द एक्सपोर्ट। ट्रेंड क्या था एक्सपोर्ट का, मींस कि आपको ईयर टू ईयर इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप पहला ये वाला याद कर सकते हैं, देन उसके बाद सीधा यहाँ पे 4,22,004
और यहाँ पर क्या है 1269। समझ में आया? समझ में आया? की ऑब्जर्वेशन याद रखनी है, स्लो ग्रोथ कब हुई थी, यहाँ से यहाँ तक हुई थी, इंप्रूवमेंट कहाँ तक हुई, 1970 1991 तक हुई थी, पोस्ट 1991 के बाद आपकी लिबरलाइजेशन होने के कारण आपने टैरिफ होता है बेटे टैक्स, ठीक है, टैरिफ क्या होता है, टैक्स, जो कि गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से ट्रेड को रोकने के लिए नहीं, कह देते हैं कि जब भी आप कस्टम को क्रॉस करोगे, मींस की बॉर्डर को क्रॉस करोगे, आपका 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया, कर लो ट्रेड जितना करना है, मींस की आपसे ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देगी, जब ज्यादा चार्ज करेगी तो आपको वैसे ही रिस्ट्रिक्ट कर देगी। बट यहाँ पे क्या कहा कि हमने लो टैरिफ को किया, बट मैं आपको कैसी सिचुएशन बता रही हूँ, पहले वाली, पहले ज्यादा था, अब यहाँ पे कम कर दिया गया। ओके, इंपोर्ट में फर्स्ट याद कर लेना, लास्ट याद कर लेना, ठीक है। और अच्छा, ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रेड बैलेंस, या फिर मैं कहूं कि आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को याद है आपको, हमने यहाँ पे क्या था कि जब भी हम किसी भी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये एवरीवन ध्यान से सुनो इस बात को, जब भी हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो सामने वाली कंट्री से सामान मंगवा भी रहे हैं, सामने वाली कंट्री को हम सामान बेच भी रहे हैं, तो कितना सामान बेचा, कितना सामान मंगवाया, इन सबकी एक ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि भाई मेरा एक्सपोर्ट कितना हुआ और मेरा इंपोर्ट कितना हुआ। अब यहाँ पे आप जरा सा सोच के देखो, आप कम सामान मंगवाएंगे तो ऑब्वियस कम पेमेंट होगी, कम पेमेंट दैट मींस इनफ्लो आपका कम जाएगा। अगर ज्यादा सामान बेचोगे तो आपके पास, एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड, यहाँ पे कम आउटफ्लो होगा, यस एवरीवन। अच्छा, एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो होने वाला, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो सिचुएशन बहुत बेटर है, हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। अगर सिचुएशन अपोजिट है कि भाई आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर ट्रेड डिफिसिट कहा जाता है, और ये ट्रेड डिफिसिट की सिचुएशन आपकी यहाँ पे दी गई। गॉट इट? अच्छा जी, अच्छा, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इन द सेंस कि आप किन किन के साथ क्या है ट्रेड करते हैं, इंडिया किन किन के साथ ट्रेड करती है। 1991 से पहले मोस्टली यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर से कर रहे थे, लिमिटेड पार्टनर से, बट 1991 के बाद आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके अंदर चाइना हो गया। अरे ये हम आगे पढ़ेंगे, ये एक आपका मैं ये कह सकती हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि सार्क हो गया है, ठीक है, एशियन हो गया है, और ब्रिक्स हो गया है, ये ग्रुप्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या करते हैं, जोड़ा जाता है अपने आप में, कि एक ग्रुप का नाम रख दिया कि बीच में ये कंट्री इंक्लूडेड है, ठीक है, समझ में आया। नाफ्ता हो गया है, साफ्ता हो गया है, ये इस तरीके से। नेक्स्ट जाता है कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन का मतलब चले समझते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आप ये बताना चाह रहे हो कि भाई इंडिया ट्रेड कर रही है, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कर रही है, पर ये बताओ कि वो किस में ट्रेड कर रही है, वो क्या ट्रेड कर रही है, वो ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, इन सब का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, दैट्स नोन एज अ कंपोजिशन। मीन्स कि व्हाट आइटम अ कंट्री इज इंपोर्ट, क्या आइटम कंट्री सामने वाले से मंगवा रही है, क्या आइटम कंट्री क्या कर रही है, सामने वाले को भेज रही है, इनका एक स्ट्रक्चर होता है कि भाई कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, किससे किया, क्या कुछ किया, इन सब का एक स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो कंपोजिशन ऑफ द ट्रेड मींस दैट इज व्हाट आइटम अ कंट्री इंपोर्ट एंड व्हाट आइटम इज टू बी एक्सपोर्ट। इट शो द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड चेंज इन द प्रोडक्शन पैटर्न, कितना चेंजेस हमने किया, जो हमने ट्रेंड डिस्कस किया, ठीक है। और ये चेंज कहीं ना कहीं पिछले 70 साल से आप देखते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है आफ्टर द 1991 के बाद। गॉट इट? नेक्स्ट आता है कि इंडिया क्या इंपोर्ट करती है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ द इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ना कंपोजिशन ऑफ द इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि क्या चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से हम क्या मंगवा रहे हैं, ये आइटम्स बेटे आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। और इंपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, ऑयल, पल्सेस, मेडिसिन में, केमिकल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये सारे की सारी आइटम्स आपको याद करनी है। मोस्ट जो इंपोर्ट हम करते थे वो आपकी बेसिक गुड्स थी, मींस की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन की आइटम्स होती थी उनके लिए हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, जो एसेंशियल आइटम्स होती थी, ठीक है। अगर बात की जाए आफ्टर द 1991 के बाद इंडिया ने क्या चीज और इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दी है, 26 आइटम्स क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है इंपोर्ट करना। पोस्ट रिफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज हुई, इंपोर्ट डिमांड एक्सपेंड कर रही है शार्पली, क्यों? अब देखो 1991 के बाद हमने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया। अब जितना ज्यादा हम एक्सपेंड करेंगे उतनी ज्यादा हमारी इनकम जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा इनकम होगी, हमारा इनकम का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि हमारे पॉकेट में जितना ज्यादा पैसा होगा
उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। दूसरा, हम चीजों को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने, मान लीजिए पहले मेरे पास एक फैक्ट्री थी, अब मैंने क्या कर दी, मेरी 10 फैक्ट्री कर दी है। अब 10 फैक्ट्री में मशीन भी तो चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। ये सभी चीजें लाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। यस एवरीवन, क्योंकि इनकी ये डिमांड बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो कंजप्शन पावर इंडिया की बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो दैट्स अ रीजन कि इंपोर्ट क्या हो गया, 1991 के बाद हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ड्यू टू द रीजन ऑफ द डोमेस्टिक इनकम आपकी इंक्रीज हो गई है, इंडस्ट्री हमारी एक्सपेंड कर रही है, कंजप्शन एनर्जी जो हमारी है वो भी बढ़ गई है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी की भी नीड हो रही है, क्योंकि आप अकेले किसी भी चीज को नहीं कर सकते, आपको काफी सारी चीजें लेकर चलनी पड़ी। 19 आउट ऑफ द 30 मेजर इंपोर्ट कैटेगरी ग्रो स्ट्रांगली ड्यूरिंग द 2019 से लेकर 2022 तक में 19 आइटम बहुत ज्यादा हमने इंपोर्ट की है। क्लासिफिकेशन कैसे किया है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आप रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा मंगवाया है, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। गॉट इट। अच्छा, आपने कैपिटल गुड्स को आपने इंपोर्ट किया। कैपिटल गुड्स दैट मींस जैसे कि आपकी मशीन होगी है, ठीक है, आपकी बिल्डिंग्स के अंदर जो भी गैजेट्स चाहिए तो वो सभी भी। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि जो कि आपकी कंज्यूमरेबल आइटम्स होती है। तो यहाँ पर आपको इन आइटम्स के नाम याद करना है, आपको ये याद रखना है कि आपको इंपोर्ट को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया। रॉ मटेरियल के अंदर क्या है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल होता है, ऑयल एंड दी सारी फर्टिलाइजर, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑयल्स हो गए, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सारी की सारी आइटम्स है। और ये याद रखना है, इंडिया का 80% जो है ना आपका क्रूड ऑयल आपका इंडिया के अंदर इंपोर्ट करवाया जाता है, ठीक है। और ये ऑयल का जो रेट है अब फिलहाल हमारा बढ़ गया है। ऑयल इंपोर्ट जंप हो चुका है, किससे, 72.4 बिलियन 2021 में था, अब ये 141.7 बिलियन 2022 में। क्यों, जो वॉर चली हुई है ना रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इधर से उधर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो चुकी है, सप्लाई के अंदर डिस्टर्बेंस बहुत आई है, डिस्क्रप्शंस बहुत आई है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हमें भी टेंशन हो रही है, क्या पता भाई रशिया से यूक्रेन के जो युद्ध है कब खत्म होगा, कब हमें वापस उसी प्राइस के ऊपर वही डिमांड हम करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। कैपिटल गुड्स जैसे कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन हो गई है, नॉन इलेक्ट्रॉनिकल मशीन हो गया, आयरन स्टील्स, ये सभी चीजें, ठीक है। 19 आपको ये परसेंटेज मैंने आपको टू द पॉइंट दिया हुआ, कितना ट्रेंड बढ़ रहा है, कितना ट्रेंड घट रहा है, ये सारी चीजें मैंने शो कर रखी, ठीक है। हाँ, अब आप इसमें देखो कि हमने पहले इंपोर्ट 32% करते थे 60-61 के दशक में, 21-22 के अंदर हमने 22% कर दिया, हम इसकी 10% से कहीं ना कहीं हम क्या है कम कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हम ये क्या दिखा रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है, हम इंडिया के अंदर ही खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं हमारे कैपिटल गुड्स, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इंडिया को। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या है, जो कि आपकी डेली बेसिस की जो आइटम्स होती है, जैसे मेडिसिन होगी, फूड आइटम्स हो गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए। आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग आइटम्स कौन सी है, आपके मोबाइल एज आ सबसे ज्यादा इंपोर्ट होते हैं, जो आपके लैपटॉप्स हैं, पीसीज हैं, बिल्ड किए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा। गॉट इट। अच्छा, अब बात कर ले, ये सारी हमने किसके बारे में बात करी, इंपोर्ट के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। हाँ जी, एक्सपोर्ट का मतलब, एक्सपोर्ट को हमने दो पार्ट्स में बाइफर्केट किया गया, सिंपल सा है, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट एंड द नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट क्या कहते हैं कि जो हम बहुत पुराने टाइम से ही हम इसको क्या करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमिक मैच्योरिटी है, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन है, वो क्या है, पुराने टाइम वाली फॉलो कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हम टी है, कॉफी है, जूट है, कॉटन है, इंडिया क्या चीजें फॉरेन के अंदर भेज रही है, ये सारी की सारी चीजें भेज रही है। इंडिपेंडेंस के टाइम हम क्या, एट द इंडिपेंडेंस के टाइम हम 80% ऑफ द एक्सपोर्ट इन आइटम्स का करते थे, ट्रेडिशनल आइटम्स का। ये बता रहा है कि भाई आप अब फिलहाल इसका जो रेशियो है बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ऑब्वियस है, फॉरेन कंट्री भी तो अपने आप में एफिशिएंट हो रही होगी ना, जैसे हमने अपने कैपिटल गुड्स में अपने आप को एफिशिएंट किया, वो भी हो रही होगी डेफिनेटली। नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट दैट मींस जैसे कि आपकी जो अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट में आई है, अब इनके ऊपर ज्यादा रुझान है हमारा कि हम इन चीजों को बिल्ड कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या है एक्सपोर्ट ट्रेड करने के लिए, जो ये जो मैंने ऊपर बताई है ना, इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी है रेशो के साथ कि भाई कितना क्या कुछ, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, जस्ट सिंपल सा, ठीक है। परसेंटेज दी गई है कि आप जो स्पेशल एक्सपोर्ट है, डिफेंस में हो गया, टॉय इंडस्ट्री होगी, जेम्स एंड ज्वेलरीज होगी, ये बढ़ती जा रही है। ओके, अच्छा जी, आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए कि एग्री ट्रेड क्या होता है।
एग्री ट्रेड का मतलब क्या है? एग्री ट्रेड का मतलब है एग्रीकल्चर सामान के बारे में बात की, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। और इंडिया जो है एग्रीकल्चर में तो है ही बढ़िया, चाहे वो किसी भी फैक्टर में है, चाहे आप किसी भी रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप फिनिश गुड्स चाहते हैं जैसे गेहूं, चावल, चना, मक्का, बाजरा, ठीक है, चाय, कॉफी, ठीक है, जूट, ठीक है, ये सारे के सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये राइट, ये पूरी एक डिपार्टमेंट बनाया है, जो मैंने आपको नाम बोला कि द एग्रीकल्चर एंड द प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, APED। इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो प्रमोट करे एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को। दैट मींस कि जो ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर के सेक्टर को कि वो सामान बनाकर बाहर भेज सके, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 27 कैटेगरी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिनको ये क्या कर रहे हैं, मैनेज कर। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो राइज हुआ, क्यों? क्योंकि मेजर बूस्ट हुआ था 2008 और 12 में, सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का इस टाइम हुआ था। इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ग्रू शार्पली बिकॉज ऑफ द ओपन ऑफ द नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट, क्योंकि अलग अलग देखो फीचर आने के बाद अपने प्रोडक्ट्स के अंदर रिमूवल कर दिया था आपके ने MEP को, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को, कि भाई आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपसे कम चार्ज करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ा जंप आया था कि आपके पास जो गुवार जम्स होती है ना, उनके ऊपर बारे में बात की जा रही है, आपने उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। आपने हाइजीनिक प्रोडक्ट्स को, ठीक है, इंडस्ट्री की जो रूल रेगुलेशन है, जैसे मैं आपको बताऊं ना, जैसे आप फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ये आगे भी आएगा। फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड कुछ अलग होंगे, हमारे स्टैंडर्ड कुछ अलग है। अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट उनके स्टैंडर्ड को मीट करता होगा। अगर मीट कर रहा है तो डेफिनेटली फॉरेन कंट्री आपके यहाँ पर आपको प्रेफर करेगी कि भाई उस कंट्री से हमें सामान खरीदना चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपको ज्यादा हाई सिक्योरिटी का गैजेट चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, आपको ये है कि मेरी फाइल इजिली सेफ मतलब शेयर नहीं हो सकती है, ठीक है। और या फिर मैं कहूँ कि जो 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 नॉर्मली फोन्स के अंदर आते हैं, कीबोर्ड के अंदर आता है टाइपिंग की, वो अलग होनी चाहिए, मतलब कि स्पेशल होना चाहिए वो, मतलब यूनिक आइटम होनी चाहिए, कहते अच्छा। आपने जिस तरीके की डिमांड सोची, जिस तरीके का अपने माइंड में विचारधारा की कि भी मेरे पास इस तरीके का गैजेट होना चाहिए, तो एप्पल ने इस चीजें लेकर आया। जो मैक है हमारा, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि वो जो नॉर्मल पीसी है, जो मैक ऑपरेट किया जाता है, उन सब दोनों की की बहुत डिफरेंट है, राइट, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव हो रहा है तो वहां पे विंडो ऐसे सेव होगा, मतलब कि की डिफरेंट है। आपने स्टैंडर्ड को मीट किया तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को प्रेफर किया जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे तो आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इस वजह से जरूरी है, जब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जरूरी है हम उसके स्टैंडर्ड को मीट आउट करें, राइट। 2019-20 का सिनेरियो दे रखा है, 2021-22 का, 21-22 में बढ़ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड के अंदर, कि कितना एग्रीकल्चर ट्रेड किया जाता है वर्ल्ड के अंदर। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 2010 में ना हमारा 1.7% था, जस्ट ओनली 1.7%, और 2019 में ये 2.1% बढ़ रहा है। ग्लोबली जो हमारी रैंक है 2010 में हमारी 70वीं रैंक थी और यहाँ पर 16 रैंक, तो कहीं ना कहीं हम फास्टर ग्रो कर रहे हैं, ओके। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम भी आती है। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होने के कारण आपको प्रॉब्लम भी बढ़नी पड़ेगी और उसके फायदे भी बढ़ने पड़ेंगे। प्रॉब्लम तो यही है इंडिया की, अगर उसको ये लग रहा है ना कि भाई हमारी कंट्री को नुकसान हो रहा है, ऑब्वियसली सभी कंट्री, इंडिया नहीं, सभी कंट्री के बारे में बात की जा रही है। अगर इंडिया को ये लग रहा है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर मैं उसके साथ ट्रेड करूंगा, ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वट कुछ भी, अगर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हाँ हमें प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर में, तो इंडिया क्या करता है, बिल्कुल ही बैन कर देता है चीजों को, है ना। जैसे कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बोला था ना कि अब चाइना के प्रोडक्ट को हम यूज नहीं करेंगे, तो बिल्कुल बंद करने के बारे में बात की ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये चिंता हो जाती है कि अगर ठीक है एक कमी निकल गई, इट्स ओके, उनकी पॉलिसी ये बन गई कि भाई बंद कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। अगर सामने वाला हमसे यहाँ पे कुछ सामान खरीदेगा या फिर कोई सामान हमें बेचेगा, तो तुम इंडिया वाले टैरिफ बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं और रेगुलेशंस बढ़ा देते हैं कि तुम्हें एक्सपोर्ट करना है तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना है तो वो करना पड़ेगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके माइंड में ये बना रहता है कि भाई ऐसा
हो सकता है। तो इंडिया की जो इमेज है ना, रिलायबल जो सप्लायर्स है ना, उनकी इमेज कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है, क्या क्या चीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर हम एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं। बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे राइस, व्हीट और शुगर सबसे ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इंपोर्ट के बारे में बात की जाए, क्या चीज इंपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर इंपोर्ट जो हमारा 15.4 बिलियन था 2013-14 के अंदर, और 32.4 बिलियन हो गया 21-22 के अंदर। कितने, ओ माय गॉड, इंपोर्ट जो है हमारा वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट हमारा 2% हो गया। दिस इज अ वेरी ड्रास्टिकल पॉइंट, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में किया था, हमारा एक्सपोर्ट अभी भी कम है एज कंपेयर टू, अगर मैं इंपोर्ट के बारे में बात करूं, इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास ना काफी सारे रिसोर्सेज हैं, और जो इंडिया पहले लीड करता था, जैसे कैशू नट कैशू जो प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत अपना लीड करता था, परंतु ये वियतनाम ने इसको ओवरटेक कर लिया। वियतनाम अब क्या कर रहा है, चीजों को बहुत ज्यादा सस्ते में प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण ऑब्वियस है जहां चीजें सस्ती मिलेगी वहां ही चीजें क्या होगी, वही कंट्री चली जाएगी। क्रेडिबिलिटी इश्यूज के बारे में बात की जाए, क्रेडिबिलिटी इश्यूज का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपकी, जैसे मैं कहूँ ना कि एक इमेज क्रिएट होना, किसी के बंदे के माइंड में एक इमेज क्रिएट होना, राइट, तो वो चीज नहीं रहती। अगर बार बार पॉलिसीज बदलते रहोगे, बार बार आपकी जो टर्म कंडीशन है वो बदल जाएगी, या आपके प्रोडक्ट में इंफिनिटी आ जाने स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ऐसा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम होना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंट आप एकदम से क्या कर देते हो, एक्सपोर्ट को बैन कर देते हो, मेक इंडिया लुक द अनरिलायबल इन द ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट में इंडिया की इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी कि भाई इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, और जिसके कारण जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 के अंदर जो प्रॉमिस किए गए थे वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी थी, कंसिस्टेंसी पॉलिसी थी, स्टेबल पॉलिसी थी, अब तुमने एकदम से बैन कर दिया, तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट ही होगी ना इस पॉलिसी के। कहते हाँ, दैट्स इट, दीज आर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास ट्रेड इन सर्विस के ऊपर। सर्विस हम क्या करते हैं, कितनी करते हैं, कितना हम किसी से कॉन्टेक्ट में है। सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस का मतलब क्या होता है, जो दिखाई नहीं देती, जो ऑन द स्पॉट आपको यूज करनी पड़ती है। देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है इस यूट्यूब का, जिसके थ्रू अगर आप मेरे को ऑनलाइन नहीं देख रहे हो, ठीक है, आप इसका रिकॉर्डेड लेक्चर दे सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए मिलेंगे। मैं आपको बता भी देती हूँ कि हमने ऑलरेडी ये सभी जो सब्जेक्ट है उन्हें कवर कर लिया। MC 01, 3, 4, 5, 6, 7, 15 करने लग रहे हैं हम, फिर 4th यूनिट पे पहुंच चुके हैं। 21, 24, IBO 1, IBO 2 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट रहते हैं हमारे, वो भी हम जल्दी से जल्द कवर करेंगे। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट, ईमेल आईडी भी दी हुई है, सो जहां चाहें आप वहां पर टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए। ओके, इवन पूरी जो MC 015 है, बाकी जो अदर सब्जेक्ट उनके लेने के लिए। चलो, ये भी एक डाटा है, इसको गो थ्रू करना है। सुनो, सर्विस के रिगार्डिंग, सर्विस का मतलब क्या है, जिसको आप देख नहीं सकते, ऑन द स्पॉट आपको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ेगा, और ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मतलब कि देने वाले के मूड के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है, और सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में है, जो अपने पेशेंट है उनका बढ़िया ट्रीटमेंट किया, दोपहर में आते आते उनमें से एक कस्टमर ऐसा निकला, बहुत दिमाग पका के चला गया वो, है ना, तो बाद के तो कस्टमर की ट्रीटमेंट कैसी होगी, बहुत अजीब सी होगी। तो ये वेरी करती रहती है, वो डिपेंड करेगी आपके उस पर, जो देने वाले का मूड कैसा है। ठीक है, सर्विस इंक्लूड दैट इज द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, नॉट द गुड्स। आप गुड्स को नहीं करेंगे, जैसे सर्विसेज के अंदर IT, सॉफ्टवेयर, टूरिज्म, ट्रैवलिंग, बैंकिंग, एजुकेशन, बिजनेस सर्विस एंड द एंटरटेनमेंट, ये सारी की सारी आपकी सर्विसेज है। और आज के टाइम में हम IT सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे यही बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस इन इंडियन इकोनॉमिक में कितनी है। 1991 के अंदर केवल हम 4% क्या करते थे, हम ट्रेड करते थे सर्विसेज के रिगार्डिंग, मतलब कि पूरा GDP जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे उस टोटल 100% में से केवल हम 4% ही 1991 में सामने वाले के साथ हम डील कर रहे थे। पर 2021 के अंदर ये 4% से बढ़कर 1.9% हो। तो हम धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम ट्रेडिंग किसमें कर रहे हैं, सर्विसेज में कर रहे हैं, एज कंपेयर टू देयर इज अ गुड्स के। ग्रोथ इन देयर इज अ सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर हमने कितना ग्रोथ किया है, कह रहे हैं हमने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना
कि जो सर्विस है उनके अंदर हमने बहुत ज्यादा, जैसे कि 1991 के अंदर आपकी 2.1 बिलियन थी, अब 2001-2 के अंदर 12.2 बिलियन। आईटी सेक्टर ने कितना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, हैवी। ओके, अब अपनी कॉम्पोजिशन पढ़ लेते हैं, कितना मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, कितना मैं किस चीज में इंपोर्ट किया जाता है, कितना परसेंटेज। नाम याद कर लेना, सॉफ्टवेयर है, एंटरटेनमेंट है, ठीक है, और एजुकेशन है, ट्रैवल है। इंपोर्ट सर्विस कितनी की गई है, मतलब हमने ली कितनी है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवल है, बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, जिसके कारण हमारा इंपोर्ट की पेमेंट वो बहुत बढ़ रही है, हमारे लिए कॉस्टली बढ़ रही है। ओके, अच्छा, अगर मैं इसको परसेंटेज में बात की जाए, 2011-12 के अंदर एक्सपोर्ट कितना था, 142.32 एंड इंपोर्ट कितना था, 78। नेट बैलेंस कितना हो गया, अब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, बैलेंस आपका पॉजिटिव है। गॉट इट। अब 2021 के अंदर, 2021 के अंदर अप्रैल और से दिसंबर के बारे तक की बारे में बात की जा रही है, 177.68% जो है आप क्या कर रहे थे, यूएसए डॉलर बिलियंस के अंदर है ये, आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इंपोर्ट कितना है 103.30, तो ये आपका पॉजिटिव है। अब देखो ये कितना, पहले तो देखो बड़ा, फिर बड़ा, देन भी घट रहा है। देखा जाए तो इसका नेट बैलेंस तो पॉजिटिव है, बट अगर मैं पिछले साल के साथ कंपेयर करूं तो ये नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक्सपोर्ट क्या है, 250 बिलियन है, 205 बिलियन है, और इंपोर्ट क्या है 112.6 बिलियन है। ओके, डायरेक्शन के बारे में अगर बात की जाए तो डायरेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडियन फॉरेन ट्रेड की अंदर जो हमारी डायरेक्शंस हैं, दैट मींस किस कंट्री के साथ हमारा ज्यादा कनेक्टिविटी है 1991 से पहले, 1991 के बाद के बारे में। डायरेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड शो द कंट्री फ्रॉम वेयर द इंडिया इंपोर्ट, कहां से इंडिया मंगवा रही है और कहां पे इंडिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, डायरेक्शन बता रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री के साथ, जैसे कि हमारे पास यूएसए, यूके एंड जर्मनी है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड द डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो सऊदी अरब एंड यूएई एंड कुवैत, इनके साथ हमारे क्या थी, ज्यादा संबंध थे हमारे ट्रेडिंग पार्टनर से। गॉट इट। अच्छा, फीचर्स क्या थी, हमारे पास लिमिटेड ट्रेड नेटवर्क होने के कारण हम क्या कर पा रहे थे, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे थे, लो डाइवर्सिफिकेशन। डायरेक्शंस आफ्टर द 1991 के बाद तो ऑब्वियस है सबके साथ हमारा बढ़ गया। ट्रेडिंग मेजर जो शिफ्ट है, मेन जो है शिफ्ट यहाँ पर हुए थे, हमारे एशियन कंट्रीज है, चाइना है, ठीक है, ईस्ट एशिया जो ट्रेड है, यहाँ पर हमारी ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन हुई, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्री होगी उतनी ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, राइट, समझ पा रहे हैं, यस एवरीवन। जैसे मैं कहूँ कि आप अगर मार्केट के अंदर जाएंगे, आपको जितनी ज्यादा शॉप मिलेगी उतनी ज्यादा आपको ये होगी, चल इससे छोड़ चल अगली पे चलते हैं, इसको भी छोड़ चल अगली पे चलते हैं। जितनी ज्यादा शॉप होंगी उतने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, राइट, तो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। तो अब जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है ये हमारे पास सब चीज सब है, सिंगापुर, हांगकांग, इराक और हमारे सऊदी अरेबिया, यूएई है, चाइना, यूएसए। गॉट इट। ओके जी। ट्रेड विद द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये जस्ट गो थ्रू करना है आपको, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितना इंपोर्ट बढ़ा है, शेयर कितने परसेंट बढ़ गए हैं, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। दूसरा, ये आपको एग्जाम्पल देने में आपको हेल्प करेंगे। ओके, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है जिनके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है जिनके साथ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। ये आगे हम पढ़ेंगे ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, एशियन क्या होता है, साफ्ता क्या होता है, नाफ्ता क्या होता है, ठीक है, ब्रिक्स क्या होता है, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर हम आएगा, IMF, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, ये सारे आएंगे आपके, ठीक है। अच्छा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना क्या चाह रहा है कि भाई मेजर प्रॉब्लम एंड द चैलेंजेस। अब देखो मैंने बताया था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब इतने सारे फायदे हमने एग्जाम्पल के साथ किए, इतने सारे हमारे नुकसान भी हैं। उन नुकसान को, इतने चैलेंजेस जो हमारे पास मतलब कि डिफिकल्ट टास्क है, उनको फेस कैसे किया जा सकता है, उनको हैंडल कैसे करना है, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, इंडियन फॉरेन ट्रेड फेस द मल्टीपल चैलेंज ड्यू टू देयर इज अ ग्लोबल टेंशंस एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शंस एंड द राइजिंग द प्रोटेक्शनिज्म्स एंड द इंटरनल पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स। सबसे ज्यादा मेरे को इंटरनल वाला पॉइंट ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर टर्म कंडीशंस अलग अप्लाई होती होगी, रूल रेगुलेशंस अलग है, ठीक है, पॉलिसी अलग तरीके से बनाई जाती होगी, कोई स्टैंडर्ड है हमारा अलग है, ठीक है। जैसे हमारे दूर की बात छोड़ो, आप बचपन में भी करते आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, फॉरेन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिंग एंट्री करने जा रहे हैं तो उनके रूल रेगुलेशंस अलग है, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है। यस, हमारे में सीए चल रहा है तो वहां पे सीएफए सीएमए की ज्यादा डिमांड होती है, तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जब आपकी इंटरनल पॉलिसी में अलग है दूसरों के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट अरेंज होगी। यस या नो, डेफिनेटली अरेंज होगी। सो यहां पर दूसरों की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत दिक्कत है। और इससे पहले जो आपकी ग्लोबल चैलेंज, जो मैंने आपको बोला है ग्लोबल चैलेंज, तो दैट मीन सबको दिक्कत होती है, सबको, मतलब कि ग्लोबली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कोई एक कंट्री फेस नहीं कर रही, नहीं, सारी की सारी कर रही है। एक टाइम पे काफी सारी कंट्री क्या कर रही है, उस प्रॉब्लम को, इस इशू को क्या कर रही है, फेस कर रही है, उससे सभी की सभी कंट्री इफेक्ट हो रही है। जैसे कि क्लाइमेट का चेंज आना, पैंडेमिक सिचुएशन आना, कोविड-19 सब में आया था, सभी कंट्री में आएगा, या था ऐसा था कि हाँ इंडिया में आया, नहीं, सब में आया था। नेक्स्ट आता है आपके हाई टैरिफ एंड द रेजिंग द प्रोटेक्शनिज्म। दैट मींस जो ये बोला, वैसे नॉर्मली ये बोला जाता है, आप आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि MFN दैट मींस मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना चाहिए। ये WTO ने बोला है कि जब भी किसी कंट्री के साथ आप ट्रेड करेंगे ना, जरूरी है उसे आप इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। आप अगर यूएसए के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं, तो यूके के साथ जो डीलिंग करेंगे, उनके बीच में जो आपकी जो ट्रीटमेंट देना होगा ना, मतलब ये कहते हैं व्यवहार, वो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इससे कम टैरिफ चार्ज करें, इससे ज्यादा कर लो, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसे कम करो, ऐसा नहीं, आप इक्वली करना है। समझ में आया? बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मोस्ट फेवर्ड नेशन बस बुक्स में एक्ट बनाने के लिए, हम तो फॉलो नहीं करते भाई, जरूरी थोड़ी ना हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। ये बोल रहे, मैं नहीं बोल रही, ये बोल रहे। तो हाई टैरिफ एंड जो रेजिंग द प्रोटेक्शनिज्म, दैट मींस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की जा रही है। WTO ने बोला था कि भाई MF का रूल को फॉलो करना है। टैरिफ आर अमंग द हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड। पहले इंडिया के अंदर ना टैरिफ बहुत ज्यादा हाई था, पर धीरे धीरे करके क्या हो चुका है, ये शिफ्ट हो रहा है। बट अगर वियतनाम और थाईलैंड के साथ अगर हमारी इंडिया की कंपैरिजन करें, हम अभी भी बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, राइट? और कौन चाहेगा भाई इतना महंगा सामान खरीदना। इंडिया का टैरिफ और थाईलैंड और वियतनाम का टैरिफ में 85% आइटम्स क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो गया एक्सपोर्ट के स्ट्रेंथ में, बिकॉज किसकी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये कम चार्ज करती है, इंडिया ज्यादा चार्ज करती है। मार्केट एक्सेस बैरियर का मतलब क्या है? अब देखो इंडिया के अंदर ना काफी सारे कॉन्सेप्ट आए हैं अपने इंडिया के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करने के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, तो आपको नजर ही आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है। स्टार्टअप इंडिया आया, मेक इन इंडिया आया, ठीक है, और आपकी जो मेड इन प्रोडक्ट इंडिया के बारे में बात की जा रही है, 3 से 4 थे ये। स्वदेशी प्रोडक्ट आया, यस या नो। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो स्टार्टअप पर्सन है उनको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इंडिया ने बोला था कि भाई जो भी इंडिया के अंदर सेटअप करने वाला है, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं ना, इंडिया का मदर केयर है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी आपकी फॉरेन कंट्री का प्रोडक्ट, बट मदर केयर आपकी इंडिया का गुड़गांव के अंदर एक सेटअप किया गया था। दोनों पति पत्नी थे और उन्होंने उन्होंने स्टार्ट किया था ये चीजें, और उन्होंने धीरे धीरे करके नेचुरल प्रोडक्ट्स को, बेबी प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया, और वो अब क्या कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन केयर हो गया, सब चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने क्यों इतना एक्सपेंड कर पाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, अपने आप को बढ़ावा मिल रहा है। तो किसी दूसरी कंट्री के अंदर अगर सरकार क्या कर रही है, अब मान लीजिए फॉरेन कंट्री दोबारा से हमारे यहाँ पर आए इसी बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए, अब पहले ही भारत ने क्या बोला कि भारत के रेजिडेंट होंगे, और दूसरा हम उनको टैक्स का बेनिफिट देंगे, उनकी रेवेन्यू जनरेट होगी, उनका हम बेनिफिट देंगे, और जो भी गैजेट वो खरीद रहे हैं, इनकम आ रही है, पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतनी बढ़िया सर्विस देने के बाद कौन नहीं करेगा? तो एक्सेस, अब दूसरी कंट्री के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए बैरियर होगा कि अपने आप को उस मार्केट के अंदर अपने आप को एक्सपेंड करना है। तो बैरियर क्रिएट कैसे हो सकता है? टैरिफ फौरन से लगा दो कि भाई उनकी बाउंड्री जो है, उनकी बाउंड्री के ऊपर आने के, एंट्री करने पर टैक्स ज्यादा लगा दो। अगर आ रहा है चलो ठीक है, फिर भी कह रहे हैं कि चलो मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो टैक्स दे सकता हूं, कहते अच्छा, फिर उसके ऊपर कंपल्सरी रूल रेगुलेशन ये लगा दो कि भाई इंडिया के अंदर तुम्हें इंडस्ट्री
सेटअप करनी है तो जरूरी है जो भी आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे ना इंडिया से ही खरीदो, ये कंपल्सन कर दो। तो आप क्या करने जा रहे हो, काफी सारी बाउंड्री सेट कर देते हो, तो दूसरी जो कंट्री के जो इन्वेस्टर्स है ना, तो उनके लिए दिक्कत हो जाती है कि अपने आप को पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपैंड करना। इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, प्राइस के ऊपर कंट्रोल लगा दो कि भाई तुम 20 रुपए से ज्यादा नहीं बेचने वाले। समझ पा रहे हैं? लेबलिंग जो रूल्स होते हैं भाई, तुम्हें सारा का सारा इंग्रेडिएंट बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज में यूज हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट बताना पड़ेगा। तो फॉरेनर कंपनी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है किसी दूसरी कंट्री में। हम तो इंडिया का पढ़ रहे हैं, सेल इन इंडिया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है। हम प्रेशर कैसे क्रिएट करेगा? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि भाई जितना आप इनफ्लो कर रहे हैं उतना आपका आउटफ्लो होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि भाई आउटफ्लो मींस की पेमेंट बाहर ज्यादा करनी पड़ रही है और इनफ्लो कम है, तो क्या कहेंगे? जल्दी से बताओ बच्चों। यस एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा कि भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपना इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर रखनी पड़ेगी। अगर तुमने बराबर नहीं रखी तो तुम्हें आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें उनकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर द कंट्री फेस द डिफिकल्टी इन देयर इज अ मेंटेनिंग अ स्टेबल इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो अगर आपका ज्यादा है इनफ्लो से तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई है। there is a high volatility in the capital flow हो रही है। that means आप ज्यादा से ज्यादा बाहर अपना फ्लो, पैसों का फ्लो बाहर हो रहा है। फॉरेक्स एक्सचेंज जो रिजर्व है वो गिरना शुरू हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने देखा था कि किस तरीके से हम इसको, ये जो इम्बैलेंस होता है सिचुएशन, उसको कैसे हैंडल करेंगे। आप प्रीवियस जो रिजर्व्स हैं उनको यूज करेंगे तो क्या है, उस रिजर्व का बैलेंस घट जाएगा। वापस उसको बैलेंस करने के लिए, उस बैलेंस को वापस मेंटेन करने के लिए जरूरी है ना उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। अब भाई पहले पैसे नहीं है तो कैसे करेंगे? तो बीओपी क्या हो जाएगा, अंडर द स्ट्रेस होगा, जिसके कारण नॉट हैव द इनफ फॉरेन करेंसी टू पे देयर इज अ इंपोर्ट। सामान मंगवाया है तो पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, लोन लिया है तो लोन को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, या फिर अपनी इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी भी फिर हम नहीं कर सकते हैं। वीक इंटीग्रेशंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के अंदर ना हमारा जो संबंध है, जो एक दूसरे के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, इतनी ज्यादा डीपली नहीं है। हम ज्यादा इनफ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। हम कुछ सेक्टर में ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जिसमें नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा वीक पॉइंट बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इशू, जो मैंने आपको पहले बताया। जरूरी है कि फॉरेन के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल की जो नॉर्म्स है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, भाई उसको मीट करना पड़ेगा। अगर इंडिया मीट नहीं करेगी तो भाई बाहर हो जाए, आउट। एक्सपोर्ट का रिजेक्शन हो जाएगा, लोग आपसे सामान खरीदेंगे नहीं, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, प्रॉपरली बैन हो जाएगी, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन फेलियर होना मतलब कि एसईजी, दैट मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये ऐसे जोन होते हैं जहां पे इंडिया क्या करती है, हम ज्यादा प्रायोरिटी देती है इन एरिया को, स्पेशल जोन होते हैं। जो टारगेट मैंने बोला कि भाई हम तो अपनी जो ग्रोथ है 20% से इंक्रीज करेंगे, इस वाले एरिया में ना हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, इस वाले एरिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे, एजुकेशन सेक्टर बेटर करेंगे, हेल्थ सेक्शन बेटर करेंगे, मतलब सब कुछ मैंने बोला 20% से वो भी। बट मैं तो भाई 3% 8% ही कर पाई। मतलब कि जो स्टैंडर्ड मैंने बनाए थे, मैं उस एक्सपेक्टेड गोल को अचीव नहीं कर पाई। कुछ तो गलत थी भाई, फेलियर हुए, यस या नो। वो फेलियर काफी सारे रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, जो हमारी रियलिटी की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग अलग थी। एक्सपोर्ट डिड नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड, जो हमने सोचा था उतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। फ्यू ग्लोबल कंपनीज वापस आ चुकी है एंड देयर इज अ मैनी जोन रिमेन द हाफ एम्प्टी। दैट मींस आपकी काफी सारी सिचुएशंस होगी, काफी सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि भाई हम क्या करने वाले, एक्सपोर्ट का हब बनाएंगे जैसे कि चाइना ने बनाया था, बट हम नहीं बना पाए भाई, ठीक है। पॉलिसी हमारी क्या थी, अनसर्टेनिटी में थी, ठीक है। जो हमने पॉलिसी बनाई थी, जो पहले बना दी, 3 महीने के बाद हमने वापस विड्रॉल कर ली, तो भाई गलत होगा ना। हमने नई कंडीशंस को ऐड कर ली 3-4 महीने के बाद, एकदम से पॉलिसी क्या थी जो बनाई थी वो शिफ्ट कर दी। जैसे अक्सर मेरे भी प्लान चेंज हो जाते रहे, बट मेरा जो 3 महीने का जो प्लान होता है मैं हमेशा सेट करती हूँ कि भाई हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। अब की बार मैंने सोचा हुआ था कि अब की बार तो भाई MC0 वाले बच्चों की हेल्प करेंगे, तो वो मैं अब करने लग रही हूँ। बस मेरा जस्ट छोटा सा टारगेट रहता है 0.15
करनी है कंप्लीट। और MC04 हम साथ साथ उसके नोट्स प्रिपेयर करे हैं हमने, ठीक है। और जो बाकी जो सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर दी। ये मैं आपके लिए ना आई थिंक सितंबर से स्टार्ट हुए थे, अब क्या लग चुका है, नवंबर लग चुका है। नवंबर नहीं, नवंबर खत्म ही होने वाला है, बस आज का आखिरी दिन है ना। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो चीजें एकदम से नहीं होनी चाहिए चेंज। मैं सितंबर से तुम्हारे साथ लगी हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर में पेपर है तुम्हारे। तो ये जो 3 महीने का प्लान था वो ऐसे एग्जीक्यूट नहीं है तुम्हारे दिसंबर के एग्जाम के लिए। ये जरूरी है भाई, सर्टेनिटी होनी चाहिए, ना कि अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होगी तो कोई भी आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिकल स्ट्रक्चरल चैलेंज सॉरी डोमेस्टिकल स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस होते हैं, दैट मींस आपकी इंटरनल की बारे में बात की जा रही है, इंटरनल लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर ना देखो, हर चीज मैंने बताया आपको, हर चीज आपके फेवर में नहीं होती। कुछ चीज आपके लिए बेटर है तो कुछ चीज आपके लिए नुकसानदायक भी है, इसकी आपके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, वो हमारे लिए पुअर है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना। रेगुलेशंस को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी भी लूप होल का फायदा उठा रहे हो। प्रोडक्टिविटी कम होना, लॉजिस्टिक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज इतनी बेटर प्रोवाइड ना होना, वेयर हाउस के अंदर जो गैजेट होने चाहिए, जैसे मैं कहूँ कि मैंने वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट करना है, तो जरूरी है उतने टेम्परेचर का हमारे पास वेयर हाउस होना चाहिए। तो यहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आता ही आता है, जो ये आपकी डोमेस्टिक लेवल पे इंटरनल प्रॉब्लम है, नॉट एक्सटर्नल। तो ये सारे के सारे पॉइंट के ऊपर मैंने आपको बता दिया। गॉट इट। ड्यू ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप दोबारा से जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए थे कि भाई फॉरेन कंट्री के साथ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कहते हैं अच्छा, अब फॉरेन कंट्री के साथ इंटीग्रेट करने का कॉन्सेप्ट लाया आपने, दोबारा से उसको रिवर्स कर दिया कि भाई हम नहीं करते, मना कर दिया। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स आपकी रिगार्डिंग आपकी इमेज क्या होगी कि भाई ये कंट्री तो बार बार चेंज करते रहती है अपनी पॉलिसी। तो डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि रिड्यूसिंग द ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रोड्यूसिंग विद इन देयर ओवन बॉर्डर रादर देन डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल मार्केट। आप रिवर्स ग्लोबलाइजेशन मतलब कि आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हो। मेक इन इंडिया का भारत का जो प्रोसेस है वो आपने स्टार्ट कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना। फ्यूचर रिस्क भी आपके हाथ में नहीं होते, ये फ्यूचर रिस्क आपके बाहर होते हैं। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि ऑलमोस्ट सबको इफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक जो रिस्क होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो रिस्क होता है, पॉलिटिकल रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है और टेक्नोलॉजिकल रिस्क होता है। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि मोस्ट ऑफ हर कंट्री को इसमें फेस करना पड़ता है। ये हमने बिजनेस इन्वायरमेंट में डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कहता है कि थ्रस्ट एरिया ऑफ द फॉरेन ट्रेड, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। क्या कहता है? थ्रस्ट एरिया का मतलब समझो, मीन्स कि वो एरिया जहां पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब जितने हमने चैलेंज करे पढ़े हैं ना कि भाई इंडिया में इस चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रेड की फैसिलिटी नहीं है, टैक्स ड्यूटी बार बार चेंज होती रहती है, गाइडेंस है, पॉलिसी है, टर्म कंडीशन है, ये चेंज होती रहती है, राइट। क्लाइमेट की जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनके ऊपर काम करना है। मीन्स कि वो एरिया, वो फोकस एरिया जहां पर आपको ये लग रहा है कि भाई इस पे काम करेंगे, इसमें सुधार लेकर आएंगे, इंप्रूवमेंट आएगी, हम इसके ऊपर क्यों आएगी, क्योंकि हमने इसके ऊपर फोकस किया, हम इसको सपोर्ट करें, इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, हमारा दिमाग लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। अब उसको इंप्रूव करने के बाद क्या होगा, एक एरिया तो हमारा सही हो जाएगा ना। तो थ्रस्ट एरिया दैट मींस एरिया, मेन प्रायोरिटी एरिया एंड द फोकस एरिया वेयर अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसी पुट इट मैक्सिमम एफर्ट, रिसोर्सेज, अटेंशन टू अचीव द बेटर रिजल्ट। अपने बेटर रिजल्ट को अचीव करने के लिए वहां पर फोकस कर दो। सबसे पहला है कि भाई रिड्यूस द टैरिफ बैरियर, जो बैरियर है ना, टैरिफ जो टैक्स है भाई उसको कम कर दो। कभी आप ज्यादा कर देते हो, कभी आप कम कर देते हो, भाई स्टेबिलिटी लेकर आओ कि सामने वाली जो फॉरेन कंट्री है ना उसको भी कोई दिक्कत ना हो, राइट। टैक्स ऑन द इंपोर्ट, टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट, भाई उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। ये नहीं जैसे कि आपको पता है अब ये जो 2025 के अंदर 11 अगस्त को 11 अगस्त को हाँ, इन जीएसटी के अंदर चेंज आया। यस एवरीवन, जीएसटी के अंदर चेंज आया। बहुत सारे टैक्स के बहुत सारी आइटम है जो कि आपकी एसेंशियल गुड्स की आइटम थी, उन आइटम्स को आपने क्या कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया।
आपके ऊपर जो पहले 5% लगता था वो हटा के 0% हो गया उसका। तो भाई सिंप्लीफाई करो जितना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं यूज द एक्सचेंज रेट इंस्टेड ऑफ द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। जैसे मैं आप लोगों को बात करूं, जैसे आप सुनो मेरी बात, अगर सामने वाले को मान लीजिए फॉरेनर है, वो हमसे सामान खरीद रहा है, ठीक है, सामान हमसे खरीद रहा है, तो क्या होगा, उसका रेट क्या लगना चाहिए, हम उसको सामान बेच रहे हैं तो उसको क्या रेट लगेगा, उस रेट के बारे में बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि यूज द एक्सपोर्ट रेट इंस्टेड ऑफ द इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। एक्सचेंज रेट को यूज करना है, ना कि हम सामान मंगवाना बंद कर दे या फिर उसके ऊपर ज्यादा रूल रेगुलेशन लगा दें। कह रहे हैं कि व्हेन द रुपीज इट डेप्रिशिएटेड, जैसे कि पहले मान लीजिए मैंने कोई सामान किसी को बेचा या किसी से सामान खरीदा, तो उस समय $1 जो ना $70 का आता था, मीन्स की $1 मुझे चाहिए था ना, मेरी पॉकेट में से केवल $70 जाते थे। कहते अच्छा, पर आज क्या हो गया, $1 $90 हो गया, मीन्स की मेरी पॉकेट में से ज्यादा सामान पैसे जा रहे हैं। तो अगर वैल्यू क्या हो रही है, रुपीज की डेप्रिशिएट हो रही है, तो एक्सपोर्ट बिकम द चीपर फॉर द फॉरनर। फॉरनर के लिए एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाए, चीपर सस्ता हो जाएगा, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली हम एक्सपोर्ट डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द यूजिंग द बैन द, हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करना बैन कर रहे हैं कि हम वहां से मंगवाएंगे नहीं। अरे मंगवा नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सामने वाला एक्सपोर्ट कर लेगा, इट्स ओके। यस एवरीवन, हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए सस्ता पड़ रहा है। हम दोनों है, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, तो दूसरे एस्पेक्ट में दूसरे को फायदा होगा, तीसरे पहले बंदे को फायदा होगा। व्हाट इट, यूज द मॉनेटरी एंड द फिस्कल मेजर टू द कंट्रोल द इन्फ्लेशन। आप मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज को यूज करो आपकी जो इन्फ्लेशन आती है, डिफ्लेशन आती है, उसको मैनेज करने के लिए। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो कि आरबीआई बनाती है। आरबीआई क्या करती है, आपको ये बताती है कि देखती है भाई मार्केट में कितनी मनी की सप्लाई है। अगर सप्लाई बच्चे ज्यादा है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो वो क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगी, बढ़ा देगी, जिससे कि क्या होगा, रिजल्ट सप्लाई कम हो जाएगी। यस एवरीवन, अगर सप्लाई बहुत कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगी, वो कम कर देगी, जिससे कि सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि मनी सप्लाई को देखा जाता है, राइट। और फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चे, ठीक है, अपनी पॉलिसी, अपना टैक्स सिस्टम उसको मैनेज करती है। ठीक है, जैसे मॉनिटर आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, फिस्कल मेजरमेंट करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। आपको इनके ऊपर मेजर करना, आपको इनको अरेंज करना है। ये नहीं है कि आप अपनी अदर फैक्टर्स को कह रहे हो कि नहीं हमें महंगा पड़ रहा है, हमें सस्ता नहीं, अपने फैक्टर्स को भी हमें संभालना पड़ेगा। इन्फ्लेशन जो राइज होगा ऑब्वियस है, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपोर्ट को बैन कर देगी। कह रहे इनको करने की बजाय ना आप जरूरी है पहले जो मेन मुद्दे की वजह से है ना, उस चीज को हैंडल करो। बिजनेस मस्ट अडॉप्ट टू न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट। नए नए जो कंसेप्ट आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना जरूरी है कि आपको नई कंसेप्ट के साथ आपको उसके साथ लर्न करना पड़ेगा। बिजनेस मस्ट नाउ लर्न टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्लोबल मार्केट की, भाई करेक्ट ग्लोबल मार्केट कौन सी है, कहाँ से हमें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहिए, कहाँ पर डिजिटल एंड ऑनलाइन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, किस चीज के ऊपर हमें ज्यादा समझ होनी चाहिए, किस तरीके से कस्टमर प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी स्किल हमें जरूरी है किसी सामान को बनाने के लिए। ठीक है, बिल्ड द स्ट्रॉन्ग ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेगोशिएशन कैपेसिटी। दैट मींस अगर आप किसी की कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक नेगोशिएशन बंदा होता है, मतलब कि जो बातचीत करता है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। वो कैसे किसी को डील करेगा, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगा, जरूरी है कि ये हेल्प करेगा ट्रेड को नेगोशिएशन करने के लिए। दैट मींस कितना सामान जा रहा है, किसी को महंगा लग रहा है तो उसको नेगोशिएट करो कि भाई कैसे कैसे हम क्या कर रहेंगे, कितना सामान कितना प्राइस हम लग जाता है। जैसे अक्सर हम जब दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला कहता है कि भाई ये 2500 रुपए का सूट है, मम्मी कहेंगे कि भाई ये तो 1800 रुपए का है, ना बहन जी ना आपका ना हमारा, हम लेंगे 2100 रुपए। तो नेगोशिएशन हुआ ना। तो इस तरीके से जब हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं तो एक्सपर्ट टीम आती है जो कि ट्रेन नेगोशिएटर्स होते हैं, बेटर डाटा सिस्टम होता है उनके पास, उनकी डिटेल पूरी होती है जिनके साथ हम डील करते हैं। इंटीग्रेट विद द ग्लोबल वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ हम क्या करें, अपने आप को जोड़े। डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब, अब दैट मीन्स अपनी एक्सपोर्ट हब बनाए, नई अप्रोच है। दैट मीन्स पहले क्या थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको याद रखना है कि जो 10 स्टेट्स है ना, वो 85.3 क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। अब 82 डिस्ट्रिक्ट क्या कर रही है, डू नॉट एक्सपोर्ट द एनीथिंग, कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रही। मोस्ट एक्सपोर्ट आर द नॉन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा क्या है नॉन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर 82 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। जस्ट ओनली 10 स्टेट्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि 100% में से 85.3%। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जरूरी है ये डाटा आने के बाद जरूरी है ये समझना कि भाई किस एरिया से मेरे को ज्यादा एक्सपोर्ट करने को सामान मिल रहा है, किस एरिया से नहीं मिल रहा, तो नहीं मिल रहा तो उसको इंप्रूव करो, और हमें राइट डिस्ट्रिक्ट को एज अ एक्सपोर्ट हब बनाना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस करना है, उसको प्रमोट। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिमूव द सप्लाई साइड बॉटलनेक, देन उसके बाद आ जाता है कंसीडर द प्राइस एंड द इनकम इलास्टिसिटी इन द एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी। प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी को आपको कंसीडर करना है जब आप किसी भी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी के अंदर उसको एनहांस करना है, क्योंकि प्राइस ये देखना है कि भाई प्राइस के कारण कितना किसमें चेंज आ रहा है। इलास्टिसिटी का मतलब होता क्या है कि भाई चेंज आना, इनकम के कारण किसमें चेंज आ रहा है। जैसे अक्सर हमने क्या पढ़ा है एमसीओ 021 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनकम प्राइस के चेंज होने के कारण भाई डिमांड के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, किसको चेंज किया, प्राइस को चेंज किया, इनकम के चेंज होने के कारण डिमांड में कितना फर्क पड़ रहा है। तो हम इलास्टिसिटी को कंसीडर करेंगे कि भाई एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी में किस तरीके से हम इसको हेल्प कर सकते, यूज कर सकते, सॉरी। मेक द ट्रेड मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मींस कि आपको अपने जो ट्रेडिंग करनी है वो ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट के कॉन्सेप्ट में नहीं करना है। भाई सामने वाले ने पॉलिसी बिल्ड कर दी है, सामने वाले ने स्टैंडर्ड अनाउंस कर दिया, इट्स ओके, आप उस स्टैंडर्ड को समझो और अपने आप को बना दो, अपने सामान को बना दो। लेट द रुपीज डेप्रिशिएट हो जाए तो अपने अपना एक्सपोर्ट बूस्ट कर दो, ठीक है, इंपोर्ट मत करना, दैट्स इट। अलाउ द फॉरेनर फर्म टू द असेस देयर सप्लाई चेन इन द इंडिया, इंडिया के अंदर सप्लाई चेन की जो एसेसिबिलिटी है वो बेटर कर दो। हम डोमेस्टिक फर्म को एनकरेज करेंगे कि भाई ग्लोबली अपने आप को कंपीट किया जाए। यस, ऑल द कंपनी के साथ हमारे पास रूल रेगुलेशंस क्या होंगे, इक्वली होंगे, दैट्स इट। हम जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स होते हैं उनको सपोर्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट जाता है ग्रेटर ओपननेस होनी चाहिए, मींस कि हम अपने आप को ओपनली सबका वेलकम करेंगे कि भाई फॉरेन कंट्री वाले एफडीआई करना चाहते हो आ जाओ, फॉरेन कंट्री वाले एफपीआई करना चाह रहे हो आ जाओ, तुम्हारे लिए खुले दरवाजे। दैट मीन्स आप किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अगर रिस्ट्रिक्शंस करनी है तो अपने इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सुधारने के लिए आप जरूरी आपके इंटरनल रूल रेगुलेशंस एज अ डिसिप्लिन में होने चाहिए, राइट। तो चीप इंपोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी कंपोनेंट होने चाहिए, फास्टर इंटीग्रेशंस विद द ग्लोबल मार्केट के साथ आप क्या है इंटीग्रेट बढ़िया तरीके से करेंगे। मॉडर्न होलिस्टिक एंड एफटीए का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, हम डब्ल्यूटीओ में भी वैसे भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है डेवलप द वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड क्लास, देखो जिस चीज में हमारी कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, हमारे पोर्ट अच्छे से बिल्ड नहीं थे, हमारी जो स्टोरेज थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, रेलवे का जो नेटवर्क है वो भी अच्छा नहीं था, वेयर हाउस है, कस्टम क्लियरेंस सिस्टम है वो अच्छे नहीं था, उनको भाई सुधारो ना, ये सभी चीजें करनी है। वेल डिफाइंड एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी, जो पॉलिसीज बना रहे हैं चाहे वो एग्रीकल्चर से या फिर अदर फैक्टर से, वो पॉलिसी हमारी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ये नहीं है कि चेंज कर दो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मूव फ्रॉम द असेंबलिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग विद द स्टोर वैल्यू चेन, दैट मींस आप क्या कर रहे हैं, चीजों को असेंबल करने से, उसको बिल्ड करने से लेकर आपकी जो सप्लाई चेन है ना परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं गाड़ी बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मेरी जो स्किल है, तो जो मेरे जो इक्विपमेंट है ना उनको मैं असेंबल करने के, मुझे सारी की सारी चीजों को इन बिल्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए वो इजिली अवेलेबल हो जाए। मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वैल्यू चेन, कि अगर मैंने किसी से सामान मंगवाया तो विद इन अ टाइम मेरे पास मिल जाना चाहिए। सिक्योर एनर्जी सप्लाई, दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि इन केस इनफ हमारे पास क्या होना चाहिए, इमीडिएट जो अगर नेसेसिटी की जो भी आइटम्स है वो हमारे पास इजिली अवेलेबल हो। यस, यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आया, मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, चैलेंजेस को डिस्कस करना है, फॉरेन ट्रेड की क्या है, थ्रस्ट एरिया जो भी हमने डिस्कस किया, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में बताना है, एग्जांपल्स, थ्रस्ट एरिया बताना है, डिस्कस द रिसेंट ट्रेंड इन द कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड चैलेंजेस कौन से हैं ये भी बताना है। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं यार, यहाँ से जो टॉपिक अभी क्वेश्चंस में नहीं आए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ये आ सकती है एग्जाम के अंदर अब आने वाले टाइम में, यहाँ से 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया। सो आई थिंक यस एवरीवन, ओके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तुम्हें, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आप सभी को कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। नोट्स लेना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में टीम का नंबर दिया गया है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।